नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मामला माइनिंग तक महदूद नहीं रहा। मामला अब क्रशर तक महदूद नहीं रहा। मामला पहुंच गया है मान का, यानी मान सम्मान का मामला पहुंच गया है और मानहानि का दावा भी होगा विक्रम चौधरी पर, विक्रम रंधावा पर, जो फॉर्मर एमएलसी है और जिन्होंने आज एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को नहीं बख्शा, डिवकॉम को नहीं बख्शा, एसएसपी को नहीं बख्शा, वहां तक तो छोड़िए, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक टाउट भारत शर्मा डीएमओ से पैसे लेता है और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। यानी कुछ ऐसे शब्द भी बोले जो एक सभ्य समाज में उस शब्दावली से निकाल दिए जाने चाहिए। यानी ऐसे वर्ड्स कोई किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करता है जो विक्रम रंधावा ने किए। गुस्सा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से वो बस रहे, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से उनका रवैया था, कुछ ठीक नहीं था। एक पॉलिटिशियंस का या एक एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट का ऐसा रवैया नहीं होता। पहले हम आपको बताते हैं कि विक्रम रंधावा ने कहा क्या, क्यों इतने वो गुस्से में थे। हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम एक हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। तो जितेंद्र सिंह जवाब देगा, विक्रम रंधावा उससे जवाब मांगेगा। इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। साथियों, हमारे पास पूरा आंकड़ा है। जॉर्जियन माइनिंग के घर में पिछले 2.5 सालों से जो रेवेन्यू जाना चाहिए था रिंग रोड का, जम्मू से मुट्ठी के फ्लाईओवर का, जम्मू से अखनूर के 4 वे का, तकरीबन 350 से 400 करोड़ जाना चाहिए था, जो सिर्फ गया है 6 करोड़। बाकी पैसा कहां गया, किसके घर गया? हमने डीएमओ को पूछा, वो मुझे कहता मुझे ऊपर जवाब देना होता है। इसका हमारे पास सबूत है कि किसके थ्रू पैसा गया। अंकुर सचदेवा के घर पैसा गया, उसका एक सिपा सलाहकार है जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट का सेक्शन अफसर भारत भूषण टकला। पिछले दिनों आरसपुरा के लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था, और उसका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह, ये दोनों एजेंट हैं। दर्शकों, उसके बाद पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निजी सहायक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत शर्मा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर एविडेंस नहीं दिए गए, यानी कुछ सबूत नहीं दिया गया, तो विक्रम रंधावा को फेस करना पड़ेगा मानहानि का दावा। 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। आइए देखते हैं। कोई अगर उनके पास सबूत है तो अगले 24 घंटे के अंदर उनको प्रेस में, पब्लिक में आके उन सबूत को लेके आना चाहिए। नहीं तो जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा है, क्योंकि वो हमें डिफॉर्मेशन का केस हमारी तरफ से बनता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ये सफाई अपनी पब्लिक में देनी चाहिए। जहाँ तो वो सबूत लेके आएँ, जहाँ फिर पब्लिकली माफ़ी मांगे। नहीं तो 1 करोड़ रुपये का डिफॉर्मेशन का केस, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। वो हमारे ऑफिस की तरफ से होगा, जहाँ मंत्री जी करें वो उसका निर्णय लिया जा सकता है। दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इनकी आपस में बीजेपी की जो बगावत है, आपस में बीजेपी की तनातनी के चलते कहीं ना कहीं मौका जो है कांग्रेस को मिल गया। और कांग्रेस ने कहा कि जम्मू के लोगों के, जम्मू के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो विक्रम रंधावा ने कहा है वो सही कहा है। विक्रम रंधावा के वालिद भी कई मरतबा एमएलए रहे हैं, ये एमएलसी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया। समर्थन के पीछे सियासत जरूर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते के लोगों के साथ भाजपा ने खिलवाड़ किया है। आज विक्रम रंधावा जो बोल रहे हैं वो सत्य है। ये कहना है योगेश साहनी का, जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और मेरी अपील है एलजी साहब से कि इमीडिएटली
इन अफसरों को सस्पेंड करना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अगर उन्होंने डिमांड की है कि भी एंटी करप्शन में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं कोई जायोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ, और ख़ास करके जो वृंदावन साहब ने जो कहा है, मेरी उनसे अपील है कि वो ऐसा कदम कोई ना उठाएं, क्योंकि उनके पीछे हम लोग एज ए जम्मूटीज खड़ा हूँ, मैं भी उनका साथ देने के लिए खड़ा हूँ कि जो स्टोन क्रशर्स के जो भाई परेशान है 2017 से उनके खिलाफ जो ये जुल्म ढा रहा है ये अपना जायोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी जम्मू के निवासी हैं और हम भी जम्मू के निवासी हैं। पहले हम जम्मू वाले हैं, बाद में हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हमारी पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि जो लोग करप्ट लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चाहे किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये बड़ा सीरियस एक ये मैटर है कि रूलिंग पार्टी के एक सीनियर नेता जो पीएमओ के अंदर बैठेंगे, उसको उनके ऊपर एक रूलिंग पार्टी का ही नेता एलिगेशन लगाए। और मेरी जो डिमांड है कि इमीडिएटली उनको जवाब देना चाहिए। दर्शकों, आज शवों को लेकर के परिजनों को दरबदर होना पड़ा। यूं तो गवर्नमेंट मेडिकल का प्रशासन बार बार ये दावे करता है, टाल क्लेम्स करता है कि सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, हर एक चीज उपलब्ध है, किसी भी पेशेंट को कभी भी गैस की ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज हमने लोगों को शवों के लिए तरसते देखा। किसी को 10 बजे सुबह बुलाया था, 4 बजे तक शव नहीं मिल पाया। जब वो दावे करते थे, मेडिकल कॉलेज प्रशासन दावे करता था, कहता था कि जितने भी मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट हॉस्पिटल है सब में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आज हमने देखा एम्बुलेंसेस नहीं होने के कारण उनको शव नहीं मिल पा रहे थे। परिजनों का कहना था कि कुछ को 10 बजे बुलाया है, कुछ का ये कहना था कि अब राम भरोसे ये सब चल रहा है, यहाँ कुछ भी नजर ऐसा नहीं आ रहा है। और वाकई में जो स्थितियां थी, जिस तरीके से लोग शव के लिए दरबदर हो रहे थे, किसी को लग रहा था कि मेरा शव किसी दूसरी गाड़ी में ना चला जाए, तो ऐसा लग रहा था कि मिसमैनेजमेंट आज साथ में आसमान पर है। मेरी बॉडी यहाँ पे है इनके पास जी। मुझे लेटर भी आ गई है डीसी साहब की ले जाने के लिए, मगर मुझे ये बता रहे हैं कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी यहाँ से आएगी, वो जोगी गेट जाएगी पहले, और जोगी गेट आने के बाद फिर आपका ट्रेन आएगा। तो ये तो पब्लिक को हरास हो रही है। बताइए, एक अपने घर वालों की बॉडी लेने आ रहे हैं, उसके लिए भी तमाशा हो। डेड बॉडी यहाँ लाई गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा आपको 1-1.5 बजे SOP आ जाएगा, तो देर आफ्टर आप 1:30 बजे से 2 बजे के बीच आ जाइए तो आपको बॉडी दे देंगे। अब एक तो जैसे लॉकडाउन एंड कर्फ्यू वाले हालात है, अपने नियर डियर वन तो वैसे ही 15 में नॉट मोर देन 20% अलाउड है। जो 5-6 होते हैं घर के बहन भाई, उनके लिए वो सुबह से 1 बजे से वो वहाँ शक्ति नगर में वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हैं, बार बार फ़ोन आ रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा है नहीं है, मैन पावर भी नहीं है, यहाँ तक ये मैं कहूँ, ना इधर मैन पावर ना इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऊपर से एक ही एक्सक्यूज़ है कि डीसी साहब के दफ्तर से ऑर्डर नहीं आया, डीसी साहब के दफ्तर से ऑर्डर नहीं आया, वो पुलिस वाले स्टेशन में आएगा, चौकी में चौकी वाले हमारे पास लाएंगे, देर आफ्टर के हम डेड बॉडी देना शुरू करेंगे। रोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से बुलेटिन जारी किया जाता है। डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट हॉस्पिटल, उनका आज कहना है कि 87 के करीब पेशेंट्स आए हैं और 47 रिकवर हुए हैं और 26 के करीब डेथ्स हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से कोविड फैल रहा है और चिंताएं कितनी बढ़ा रहा है। और लगता है कि जब आप SOPs को फॉलो नहीं करोगे, जब आप गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करोगे, तो इस तरीके का सामना आपको करना ही पड़ेगा। आइए देखते क्या कहना है डॉक्टर सूदन का।
524 मरीज हमारे पास दाखिल हैं, जिनमें से 341 मरीज जीएमसी जम्मू में, 85 पेशेंट्स 110 बेडेड सीडी हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी में भी हमारे पास 27 मरीज़ हैं और एमसीएच हॉस्पिटल जो है उसमें 71 मरीज़ हैं। तो 87 नई एडमिशन्स हुई हैं, लेकिन 41 मरीज़ ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन चिंताजनक ये है कि 26 डेथ्स हुई हैं। 26 डेथ्स एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे हम सारे वन एंड ऑल अलार्म हो जाने चाहिए कि कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है 26 मौतें होना, और इसमें से कोई 30 से 40% लोग बिल्कुल ब्रॉड डेड या 10 मिनट के अंदर ही हमारे कैंपस में उन्होंने जान छोड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अलार्मिंग से आप ये समझिए कि हमारी जो मुझे लगता है कि एहतियातें हैं जो हमने बार बार हमने सोचना समझना और अपनी प्रैक्टिसेस में लाना है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हर कोई अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर सकता है और सफल भी रह सकता है। मास्क पहन के, मास्क को ठीक से पहन के, उसके अलावा बार बार हाथ धोते रहिए साबुन पानी से या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बहुत इफ़ेक्टिव है। 2 गज की दूरी बनाए रखना है। कोई भी 2 लोग आपस में पास पास बैठना अभी हालात परमिट नहीं करते। ये सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग्स और कोई भी रिलीजियस गैदरिंग्स, कोई भी ये इस टाइम हम अफोर्ड नहीं करते जैसे हालात बन चुके हैं। दर्शकों, हमने डॉक्टर विशाल टंडन से बातचीत की। डॉक्टर विशाल टंडन ने बताया कि जो वेव 1 थी और वेव 2 में क्या सिम्टम्स अलग-अलग हैं, एटिपिकल सिस्टम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि पहले हमें जो होता था जुकाम, बुखार, खांसी और हमारी स्मेल चली जाती थी। ये सिम्टम्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी कई सिम्टम्स आए हैं जिसमें आपको दस्त लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें। क्या बताते हैं, आइए वो बताते हैं। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है, इसमें थोड़े से जो लक्षण हम देख रहे हैं, आजकल के जो लक्षण आ रहे हैं, वो कुछ पेशेंट्स में तो रूटीन जो पुराने लक्षण जो हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं, जो हमें पता है, उसके अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम भी आ रहे हैं, राइट। तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब पूरा होराइजन है ऑफ द सिम्टम जिसकी तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है। इसमें बुखार, जो खांसी, जुकाम, स्मेल नहीं होना, ये तो पुराने कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें भी ये कॉमन चीज़ थी। उसमें पता था हाई ग्रेड फीवर जाता था। लेकिन जो अब एटिपिकल सिम्टम आ रहे हैं जिसका बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए पेशेंट को, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसमें 3-4 चीज़ें में हम देख रहे हैं कि ऐड हुई हैं, जिसमें डायरिया, वाटरी डायरिया, पानी की तरह जो है स्टूल्स आते हैं। वोमिटिंग बड़ी फोर्सफुल रहती है, नॉर्मल वोमिटिंग की तरह नहीं, दूर गिरेगी। ये बड़ी एक कॉमन लक्षण देख रहे हैं। उसके बाद चक्कर बहुत कॉमन आएगा उस पेशेंट को, वो सिर उठा नहीं पाएगा और धड़कन, हार्ट की जो धड़कन है वो बहुत तेज हो जाती है। ये कुछ एटिपिकल सिम्टम हम देख रहे हैं इस सेकेंड वेव में। और सेकेंड वेव में हम ये देख रहे हैं कि यंगर लॉट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वनरेबल दिख रहा है, वो चपेट में आ रहा है। जो फर्स्ट वेव में हमने, उसके कारण बड़े सारे हैं, जैसे वैक्सीनेशन एल्डरली को लगी है, इस लॉट की अभी शुरू हुई है। थोड़ा लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट है, जो पहले था, अभी इस समय हमने अभी रिसेंट किया लॉकडाउन। तो आई थिंक बाकी लक्षण तो सेम रहेंगे पेशेंट्स को, लेकिन ये बड़े प्रमुख एटिपिकल लक्षण है जिसका पेशेंट को संज्ञान लेना चाहिए, उसको कंसल्ट करना चाहिए। दर्शकों, हमने डॉक्टर विशाल टंडन से यह भी जानना चाहा कि सीवियर, माइल्ड और मॉडरेट टाइप के जो मरीज होते हैं उनको किस तरह से पता चलता है कि वो सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है। आइए देखते हैं। तो वो पहले पता कैसे करें कि हम माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो माइल्ड जो पेशेंट रहेगा, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उनको जहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, सिर्फ रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव बताएगी, तो हम उनको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। पर आप ध्यान रखें कि
कि अगर आपकी रिपोर्ट्स उसको आप डे 1 या डे 0 गिने, 10 दिन तक बिल्कुल लाइटली ना लें अपनी सिचुएशन को। 10 दिन में कभी भी फीवर आ भी सकता है, बीच में भी आ सकता है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटाइटी जिसको हम इम्यून स्टॉर्म बोलते हैं, जो बहुत कॉमन कारण बन जाता है डिजीज को सीवियर करने का या फिर उसकी तीव्रता बढ़ाने का, ठीक है। तो वो 5th डे के बाद आता है, तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लें। इवन इफ आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, घर में बैठिए, लेकिन बिल्कुल इसको रिलैक्स हो जाए कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है, वो भी नहीं करना। आप ध्यान रखें अपना, जो चीजें मैं बताऊंगा वो फॉलो करें। और दूसरा जो माइल्ड कैटेगरी है उसको भी बिल्कुल आपने 10 दिन तक तो बड़े एहतियात बरतनी है। जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो आप घर बैठ के भी ले सकते हैं। रिकॉग्नाइज कैसे करें? 3 चीजें। पहली चीज, हमारा सिंपल एक हाथ रखें अपनी छाती पे, अपना रेट देखें, रेस्पिरेटरी रेट देखें। अगर वो 24 से नीचे आ रहा है, 24 गिनती 1 मिनट के अंदर, तो मतलब आप माइल्ड कैटेगरी में हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन में एक नंबर बताना चाहूंगा। अगर आप 93 से ऊपर हैं, 95 से ऊपर आपका सैचुरेशन दिखा रही है, तो आप माइल्ड कैटेगरी में हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी सैचुरेशन जो है 90 और 93 के बीच में आती है, और आपका हार्ट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो अगर आपका 24 और 30 के बीच में आने लगा, तो आप मॉडरेट कैटेगरी में हैं। और अगर आप का 30 से ऊपर ये रेस्पिरेटरी रेट जाने लगा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से परसिस्टेंटली बार बार नीचे डिप करने लगी है, तो आप जो है आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। आपको कैटेगरी 3 जो सीवियर कैटेगरी है उसमें आप फॉल करें। तो ये बड़ी 2 चीजों से आप अपने आप को पता कर सकते हैं। दर्शकों, आज भी लॉकडाउन जारी रहा। लॉकडाउन 4 जिलों में है, 5 जिलों में। जम्मू संभाग के 2 जिले हैं जिसमें जम्मू और राजौरी है, और कश्मीर संभाग के 3 जिले, बड़गाम, बारामूला और श्रीनगर। आपको बताते चले, लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वायलेट भी कर रहे हैं। लोगों को फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां भी बढ़ते जा रही हैं, बेवजह लोग बाहर ना निकलें, पुलिस को ज़्यादा कसरत ना करनी पड़े, खुद अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि ये संकट की घड़ी है। इस संकट में हमने मिलजुल करके इस कोविड-19 का मुकाबला करना है। नहीं, जो लॉकडाउन में पहले सोमवार तक रखा था ना, तो वो भी ठीक था, लेकिन जो बढ़ाया वो भी अच्छा, क्योंकि बढ़ाने से थोड़ा हमारे जैसे आने जाने वालों को फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे घर में बूढ़े आदमी है, कोई भी है, बच्चा है, वो भी है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। बिल्कुल स्कूल बंद हुए, बिल्कुल अच्छा हुआ। जहाँ पर तो 15 जून तक की है, मई तक की, लेकिन बाहर तो लोगों ने 30 तक ही बंद कर दिए हैं। अच्छी बात हम तो कह रहे हैं, हम तो खुद, अब मुझे थोड़ा सा काम था बैंक में, पैदल आया हूँ मास्क लगा के। और मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि मास्क पहन के जाएं, कहीं भी जाना मास्क पहन के, और सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ख्याल रखें। ये तो लोगों को खुद चाहिए ना, अंदर रहें। हम कहेंगे तो वह कोई मानता है नहीं किसी की। वो अपने अंदर जब तक पैदा नहीं होगी ना कॉन्शियस, तब तक कोई नहीं अंदर रहेगा। दर्शकों, 18+ के ऊपर को जो वैक्सीन लग रही है, आज उसका 3रा दिन था, और वाकई जो युवा में उत्साह है वो देखते ही बनता है। पहले लोग अफवाहें फैला रहे थे दवाई को लेकर के, लेकिन आज यूथ को पता है कि अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो कोविड से बचना है, तो ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। विजय
स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर खोला है हमने 3 महीनों के लिए, और यहाँ 18 प्लस के जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन होगी। लेकिन ये वैक्सीनेशन कोविन जो हमारी वेबसाइट है www.cowin.gov.in उसमें जाकर अपने आप को एनरोल कर और उसके बाद स्लॉट फिक्स करके ही यहाँ होगी, क्योंकि उससे हमारी पारदर्शिता बनी रहती है और जितनी वैक्सीन आएंगी उतनी सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। मेरा सबसे निवेदन ये है कि ये 3 महीनों के लिए सेंटर है, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, लोगों को सहूलत दे रही है। हमारा भी एक फ़र्ज है कि हम संयम रखें और सिस्टम में बने रहें। सिस्टम में बने रहना और जिन्होंने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को अच्छी तरीके से संचालन करना। वैक्सीन का हमें पता चला है कि पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, उस पर फिर स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तो उसी प्रक्रिया से हमने बुक करा था कल स्लॉट। तो आज अच्छे तरीके से ठीक टाइम पे जो टाइम बुक करा उसी टाइम के हिसाब से अच्छी तरह वैक्सीनेशन हुई है और अच्छे प्रिकॉशन लिए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर में। दर्शकों, टेस्ट का प्रोसेस बढ़ा दिया गया है, जगह जगह टेस्ट किए जा रहे हैं, सैंपलिंग की जा रही है। अगर हम बात करेंगे तो सब्जी मंडी और वहाँ पे भी सैंपलिंग का कैंप लगाए गए थे, टेस्टिंग के कैंप लगाए गए थे, लेकिन मैनेज सही तरीके से नहीं किए गए थे, जिसके चलते वहाँ पर ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाई। से आपको प्रॉब्लम होगी। सर, इंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि जिसने अरेंज करके रखा है वही गलत किया हुआ है। एक ही जगह पे सारी टीमों को बिठा के रखा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी है यहाँ पे, कम से कम थोड़ा अलग अलग गेट पे होता, जैसे 4 गेट हैं तो हर एक टीम को अलग अलग गेट पे बिठा के रखा होता तो हम लोग जल्दी कर पाते। बट जल्दी करना कहाँ से है, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा। सुबह से 8 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, टोटली यहाँ पे 8-10 पेशेंट हुए हैं। तो हमारी यही अपील है कि जिसने भी ये अरेंज करवाया है वो सबसे पहले अनाउंसमेंट को छोड़ के लोगों को खुद से बोले और अलग अलग जगह पे इसको लगा के, तो ये हमारा जो है जो हम करने आए हैं टेस्टिंग, इसको सक्सेस करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस मंडी के जो हेड हैं, जो ये देखते हैं, उनसे यही अपील है हमारी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पे कोई कैंप ऑर्गेनाइज कराएं तो आप पहले प्लीज़ पूरा मैनेज करें और सारी टीम्स को क्लब करके एक जगह मत बिठाएं। इस तरह से देखो 10 पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी मंडी है, अगर हर एक टीम अलग अलग गेट पे हो तो बहुत सारे लोगों का टेस्ट हो सकता है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।